नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में एक और वीडियो लेके पेश हुआ हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पहले जो मैंने वीडियोस डाली हैं उनकी तरह पसंद आने वाली है। जैसा कि हम भारतीय संविधान के बनने की जो प्रोसेस थी उसके रिलेटेड जो वीडियोस थी उन पे हम काम कर रहे थे, और पीछे हमने क्या किया कि कुछ जो चार्टर एक्ट थे उनको हमने डिस्कस किया, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में 1858 का अधिनियम। मीन्स इससे पहले जितने भी एक्ट पास किए गए बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट वो सारे के सारे जाने गए चार्टर अधिनियम के नाम से या चार्टर के नाम से। बट अब क्या हुआ, 1858 के बाद जितने भी अधिनियम पास किए गए, जितने भी कानून पास किए गए, वो सब के सब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किए गए, और कहीं ना कहीं यहां आकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा कम कर दी गई, या यूं मान लीजिए कि एक तरीके से उनकी जो सारी शक्तियां थी वो उनसे अबॉलिश कर दी गई, छीन ली गई या खत्म कर दी गई। अब सारी शक्तियां थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में, और इसी के बाद इंडिया में जो पूरा का पूरा जो शासन चला, जो गवर्नमेंट चली, या जो भी बड़े डिसीजन लिए गए वो बाय द पार्लियामेंट ऑफ द इंग्लैंड लिए गए। बात कर लेते हैं इस अधिनियम के बारे में। तो इसकी शुरुआत या इसे लागू किया गया भारत में कब, 2 अक्टूबर 1858 को भारत में कब लागू किया गया, इसे याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये पहला अधिनियम था। तो 2 अक्टूबर 1858 को, 2 अक्टूबर से आप एक और तरीके से भी इसे याद रख सकते हैं, भारत के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनका भी जो डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, वो 2 अक्टूबर को ही है, इसलिए इसे याद रखना थोड़ा सा आसान होगा। नेक्स्ट इसके बारे में जो अलग अलग टॉपिक है उनमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं रही, क्या क्या इसके अंदर खास चीजें रही। तो पहली, इसे 1858 एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा गया। इस एक्ट की खासियत क्या थी, इसको ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इस एक्ट का एक एम था, या इस एक्ट का एक लक्ष्य रखा गया कि भारत में जो गवर्नमेंट है उसका शासन किस तरीके से और अच्छा चलाया जा सकता है, और कौन कौन से अच्छे काम किए जा सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे सुधार किए जा सकते हैं जिनकी सहायता से भारत में जो गुड गवर्नेंस है वो की जा सकती है। इसके लिए कुछ बड़े काम किए गए, कुछ बड़े सुधार किए गए, और जो बड़े सुधार किए गए वो मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं। पहला जो सुधार किया गया, द्वैध शासन का अंत कर दिया गया, जो कि 1784 के जो एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट, उसके तहत लागू किया गया था। मीन्स 2 स्तरीय शासन व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें एक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, और दूसरा जो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसका शासन। मीन्स कि अब इसे क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, इसका अंत कर दिया गया। इसके बाद में एक नए तरीके का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी वो लागू की गई, एक नए तरीके का जो सिस्टम था उसे अप्रोच किया गया भारत में। दूसरी अगर बात करें, लंदन में भारत की जगह, या लंदन में भारत की जो गृह सरकार थी उसकी स्थापना की गई। मीन्स लंदन में कुछ खास व्यक्तियों की कमेटी बनी, और वही कमेटी क्या करती थी कि भारत के जितने भी सब्जेक्ट थे, या भारत में क्या करना है क्या नहीं करना, इसके रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड सारे जो डिसीजन थे वो लेती थी, या उसे एक भारत की सिविल गवर्नमेंट भी नाम दिया गया, सिविल तरीके की गवर्नमेंट उसे बोला गया। अब उस गवर्नमेंट में थे कौन कौन, कितने उसमें मेंबर्स थे, तो उसमें सबसे पावरफुल एक भारत सचिव, ये क्या था, ये लंदन में था, एक तरीके से भारत का रिप्रेजेंटेटिव था ये लंदन में। ये मंत्री होता था, यानी लंदन की जो पार्लियामेंट थी उसी के कैबिनेट मंत्रियों में से एक मंत्री होता था जिसे भारत सचिव बनाया गया। इसको सबऑर्डिनेट करने के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए एक अध्यक्ष
एक भारत मंत्री और एक उप भारत मंत्री जो थे उनको नियुक्त किया गया, ताकि जो भारत सचिव है उसकी क्या की जाए, उसकी सहायता की जा सके या उसे टाइम टू टाइम क्या किया जा सके, जो इश्यूज हैं, जो विषय हैं उनके ऊपर जो अच्छी इंफॉर्मेशन है, जो सही जानकारी है वो दी जा सके। नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करें, प्रथम अगर भारत सचिव की बात करें तो वो थे सर चार्ल्स वुड। अब सर जो चार्ल्स वुड से इन्हें पहला भारत सचिव नियुक्त किया गया, यानी ये इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी उसकी संसद में एक मंत्री थे या कैबिनेट में एक मंत्री थे, और उनको क्या किया गया, भारत का प्रथम सचिव होने का गौरव प्राप्त है। अब देखिए इनको एक बड़ा काम सौंपा गया, और जो काम सौंपा गया वो था कि भारत में जितनी भी रियासतें हैं उनको आप कंट्रोल करेंगे, उन पे आप नियंत्रण स्थापित करेंगे, और इसीलिए इनको भारत का मुगले आजम भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से रिपीट करके भी दे दिया जाता है कि भारत का वो भारत सचिव कौन है जिसे भारत की रियासतों का या भारत का मुगले आजम भी कहा जाता है। तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, सर चार्ल्स वुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो भारत सचिव थे उनकी सहायता के लिए कुछ और सदस्यों को नियुक्त किया गया, मनोनीत किया गया। उन सदस्यों की संख्या थी 15। मींस इनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, और जो कमेटी बनाई गई उसका नाम रखा गया भारत परिषद। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी दिया जाता है कि भारत परिषद में कुल जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी, तो आंसर होगा हमारा 15। इसके साथ साथ उस समय जो महारानी विक्टोरिया थी उन्होंने एक घोषणा की, या उन्होंने कुछ बातें कही जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक बार इनको स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए ताकि जब मैं रब कर दूं तो बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए जो रानी विक्टोरिया थी उसका जो रवैया था भारत के प्रति वो आक्रामक नहीं था, हमेशा वो भारत के साथ सॉफ्ट रवैये से या उदार रवैये से भारत को देखती थी। इसीलिए उसने क्या किया, कुछ पॉइंट्स की बात की, उसने 5 बातें की कि ये जो 5 जो रूल्स हैं हम इन्हें इन फ्यूचर इंप्लीमेंट करेंगे भारत के अंदर। पहला उसने बोला कि अब या इसके बाद राज्यों पर अधिकार नहीं करेंगे। मींस कब, 1858 के बाद अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भारत के किसी भी हिस्से पे, किसी भी एरिया पे, किसी भी क्षेत्र पे अपना स्वामित्व स्थापित नहीं करेगी, कोई अधिकार नहीं करने वाली। दूसरा उन्होंने कहा कि प्रशासन हेतु बड़े बड़े शिक्षित लोगों से सहायता ली जाएगी। अब उन्होंने कहा कि इंडिया में जो प्रशासन है उसे चलाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ बड़े बड़े ऐसे शिक्षित, ऐसे विद्वान व्यक्ति जिन्हें बहुत प्रशासन की जिन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है, हम उन लोगों को लेकर आएंगे, और इसीलिए इसे सहयोग की नीति भी कहा जाता है। मींस की रानी ने कहा कि हम सहयोग की नीति पे काम करेंगे, और ऐसे भारतीय जो अच्छे वेल एजुकेटेड है हम उनको लेकर आएंगे, वो हमारी प्रशासन में मदद करे। मींस अब पहला ऐसा मौका था जब भारतीय शिक्षित वर्ग भी कंपनी के या जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कार्यों में या उसके प्रशासन में भाग ले सकते थे। तीसरी अगर हम बात करें कि बिना भेदभाव के गवर्नमेंट जॉब सभी के लिए ओपन कर दी गई। अब क्या हुआ, महारानी ने कहा कि आने वाले समय में जितने भी भारतीय हैं, जितने भी इंडियंस हैं, उनके साथ हम बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति के भेदभाव के, बिना किसी
रिलीजन के भेदभाव पे, बिना किसी कास्ट के भेदभाव के, मीन्स किसी भी बेस पे हम उनके साथ इन इक्वालिटी नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे और सबको हम क्या मानेंगे, इक्वल मानेंगे। और इसी के बेस पे सभी भारतीयों को क्या दी जाएगी, गवर्नमेंट जो जॉब है वो दी जाएगी। नेक्स्ट की अगर बात करें फोर्थ पॉइंट की, कि भारत में शांति व जन कल्याण कार्य। अब देखिए उन्होंने ने क्या कहा कि भारत के अंदर हम क्या करेंगे, पीस को स्टैब्लिश करेंगे, शांति बहाल करेंगे, लोगों के बीच जो प्रॉब्लम्स है उनको हल करने की कोशिश की जाएगी और इसीलिए जो जन कल्याण जो योजनाएं हैं वो भी चलाई जाएंगी। लोगों की भलाई के लिए कुछ स्पेशल जो योजनाएं हैं, कुछ जो प्लानिंग है वो डिजाइन की जाएगी ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। अब देखिए जब रानी इतना कुछ इंडिया के लिए कर रही थी तो भारतीय लोगों का भी रवैया जो था वो इंग्लैंड की महारानी की तरफ बहुत ज्यादा सकारात्मक हो चला था। अब इसी के साथ साथ एक और बड़ा काम किया गया कि भारत में एजुकेशन को प्रमोट करने की बात हुई कि भारत में हम क्या करेंगे, जो एजुकेशन है उसे अच्छा प्रमोट करेंगे। सो इंडिया के अंदर 3 शहरों में जो यूनिवर्सिटीज थी, जो विश्वविद्यालय थे, उनकी स्थापना की गई। पहला बॉम्बे, दूसरा मद्रास और तीसरा कोलकाता। मीन्स इन तीनों शहरों में घोषणा की गई, बात की गई कि विद इन शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े समय बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जो यूनिवर्सिटीज है उन्हें हम क्या करेंगे, स्थापित कर देंगे। अब देखिए महारानी जब इतनी बड़ी घोषणाएं भारत के लिए कर दी तो बहुत सारे अलग अलग वर्ग ने, अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने महारानी की इस घोषणा को अलग अलग नाम दिया, या 1858 का जो अधिनियम था उसे कुछ और नामों से भी जाना गया। अब देखिए इसे विक्टोरिया घोषणा भी कहा जाता है। मीन्स महारानी ने जो 5 पॉइंट को लेकर बात की, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, विक्टोरिया घोषणा पत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। मीन्स एक तो 1858 का अधिनियम हो गया, देखिए 4-5 नाम हो जाएंगे इस तरीके से, और ये इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज किसी का भी कोई भी नाम दिया जा सकता है। इसके साथ दूसरा इलाहाबाद घोषणा पत्र भी इसे कहा जाता है, और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ये घोषणा पत्र पास किया गया था तो इसे शाही घोषणा पत्र भी कहा जाता है। मीन्स लगभग 4 नाम इसके हैं और इन्हीं 4 नामों से अलग अलग जो एग्जाम हुए हैं उनमें इसके बारे में पूछा गया है। अब देखिए इसके साथ साथ इस घोषणा पत्र में बहुत सारी रियायतें दी गई, बहुत सारी छूट दी गई, किनको, लोगों को। और जब लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए गए, बहुत सारे राइट्स दिए गए, बहुत सारी छूट दी गई, तो लोगों ने इसे कुछ और नामों से भी जाना। और उनमें स्पेशली हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जो एजुकेटेड लोग थे। तो इन्होंने इस घोषणा पत्र को अधिकारों का घोषणा पत्र भी कहा। मीन्स की इस घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग या 1858 का जो अधिनियम था, इसने भारतीय लोगों को बहुत सारे क्षेत्रों में छूट दी, और इसी छूट के चलते भारतीय जो शिक्षित वर्ग था उन्होंने इसे भारतीय अधिकारों का घोषणा पत्र या भारतीय अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा। अब देखिए इसके साथ साथ इस घोषणा पत्र में कुछ और बातें थी, उनको लेकर भी कुछ अलग क्वेश्चन बने कि जो पॉइंट 5 था कि जो भारतीय लोग हैं उनको अधिकार दिए जाएंगे या उनके जन कल्याण की बातें की जाएगी। और उसमें एक अगर इंटरनली हम बहुत डेप्थ में अगर उसी स्टडी करें तो उसमें एक ये भी था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय जिन जिन भारतीयों को जेल में बंद किया गया था या कैद किया गया था
उनको क्या कर दिया जाएगा, अब छोड़ दिया जाएगा। कुछ खास कैदियों को या ऐसे कैदी जिनको फांसी की सजा दी गई है, उनकी फांसी की सजा अब क्या कर दी जाएगी, माफ कर दी जाएगी। ऐसा कहा गया किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और लॉर्ड कैनिंग ने जब ये स्टेटमेंट दी कि 1857 की क्रांति में जिन लोगों को ताउमर जेल या फिर फांसी की सजा दी गई है, अब उन लोगों की ये जो सजा है वो माफ कर दी जाएगी। इसीलिए भारतीय लोगों ने इसे दयालु वायसराय का नाम भी दिया। या ऐसा कौन सा वायसराय था जिसे दयालु वायसराय का नाम भी दिया जाता है, या उसके लिए उपाधि लोगों के द्वारा दी गई। अब देखिए इस अधिनियम के अकॉर्डिंग कुछ चीजें और निकलकर सामने आई। उनमें से था क्या कि अब भारत से ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसका जो शासन होगा वो अब पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त कर दिया गया। और इसकी जगह ऑन द प्लेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या होगा, जो ब्रिटिश जो क्राउन है, ब्रिटिश जो ताज है, उसका जो शासन है वो अब क्या होगा, भारत में चलेगा। मीन्स इस बात यहाँ पे एक बात साफ कर दी गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में कोई भी रूल या कोई भी नियम नहीं बनाएगी। अब उसकी जगह होगा कि अगर ब्रिटिश जो क्राउन है वो भारत में काम करेगा, या ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बनाए गए जो नियम है उन नियमों के हिसाब से ही भारत में क्या होगा, जो शासन व्यवस्था होगी उसे चलाया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और खास बातें भी रही। इसमें बोला गया कि इससे पहले जो विलय की नीति थी अब उसे खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बोला गया कि जो गोद निषेध की जो नीति थी अब उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। तो इन सब बातों के चलते जो 1858 का अधिनियम था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा खास था भारतीयों के लिए, क्योंकि इसमें भारतीयों के लिए फांसी की सजा माफ की बात की गई, भारतीयों के लिए अधिकारों की बात की गई, भारतीय लोगों के लिए जन कल्याण योजनाओं की बात की गई। तो बहुत सारे मायनों में ये जो अधिनियम था भारत के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था। आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, उम्मीद करता हूँ ऐसा। और इसी उम्मीद के साथ आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।